सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स लाइव मॉक टेस्ट 11। तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए और भाई आते वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करे जा रहे हैं और लगातार आपने देखा मैं लगा हुआ हूँ और सीजीएल तक इसी तरीके से जान लगा के लगे रहेंगे। बस आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें। बाकी ये मॉक टेस्ट आपके द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे हर वीक होता है, फ्री होता है। मैं आपसे कहूंगा कि अब से लेके सीजीएल के एग्जाम तक, इवन मेंस तक, क्योंकि ये लोग मेंस का भी कराते हैं, तब तक ये मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। हर वीक लगाना चाहिए, फ्री वाला। ठीक है। और अगर पसंद आते हैं तो आप इनके पेड मॉक्स भी ले सकते हैं। वहां पे भी जो डिस्कशन वीडियो है वो मैं ही प्रोवाइड करता हूं और यहाँ पे भी आप देखोगे कि हर वीक का मैं आपको डिस्कशन वीडियो दे देता हूं, तो ये आपको मिल जाता है। तो पेड मॉक हो, फ्री मॉक हो, हर जगह पे आपको डिस्कशन वीडियो मिल रहा है, तो आप वहां से जाके मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो आ जाइए भाई, स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। न सिर्फ वो क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पूछे गए, बल्कि मैं इन कॉन्सेप्ट से इनडायरेक्टली जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूं एज ऑलवेज। अब की बार थोड़ा सा ड्यूरेशन छोटा रखेंगे, इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और दूसरा, ड्यूरेशन को छोटा करने के लिए पीपीटी का यूज थोड़ा ज्यादा करूंगा और हाथ से थोड़ा सा कम लिखूंगा। ठीक है। जिससे कि लास्ट टाइम पे आप लोगों का था कि सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा था। तो वी विल ट्राई कि 1 घंटे के अंदर है, पता नहीं कितना जाएगा, भी देखते हैं एक बार। नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट। अब सबसे पहले तो सेंटेंस जैसे ही आप देखते हो ना, एरर डिटेक्शन में आपको क्या है कि 4 पार्ट में सेंटेंस बांट रखा है, पूरे को आपको ब्रेक करना है एक एक करके। ठीक है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग जो होता है ना, ये मेजरली एक प्रेपोजिशन होता है आपका। तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द फैक्ट। द फैक्ट के साथ में ना सामान्यतः आप देखोगे द फैक्ट दैट, द फैक्ट दैट। तो यहां पे आप पाओगे कि दैट आना चाहिए। ठीक है। तो कॉमा नहीं, दैट आएगा, तो दैट कंजंक्शन आ गया। तो प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट आ गया, दैट कंजंक्शन आ गया। ये नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, द फैक्ट दैट। उसके आगे फिर कोई भी क्लॉज लिख सकते हैं आप। फिर आगे क्लॉज शुरू हो गई, ही सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ही इज अ बॉय। क्या है? बॉय है। कैसा बॉय है? रिक्रूटेड। तो बॉय नाउन है, रिक्रूटेड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे न्यू नहीं, न्यूली आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो आपने 2 पार्ट में एरर कर दिया। 2 पार्ट में है एरर तो अब करना पड़ेगा भाई, है। तो आपका ए आर्टिकल आ गया बॉय के लिए। सो नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही इज अ न्यूली रिक्रूटेड बॉय, हिज स्टाइल आपका यहां से मेन क्लॉज शुरू हो गया। अभी देखो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आए थे क्योंकि ये प्रीपोजिशन था। ये द फैक्ट उसके लिए बेसिकली क्या था? ऑब्जेक्ट था। इस द फैक्ट को डिफाइन करने के लिए हमने एक नाउन क्लॉज लगाई, इसलिए दैट कंजंक्शन लगाया। दैट कंजंक्शन के बाद में ही आपका सब्जेक्ट आ गया, इज आपका बेसिकली क्या आ गया? वर्ब आ गया। ए आर्टिकल है बॉय नाउन के लिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में एक नाउन आ रखी है। ही इज द न्यूली रिक्रूटेड बॉय, वो एक नया रिक्रूट करा गया लड़का है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बॉय नाउन है, रिक्रूटेड आपका एडजेक्टिव है, उसके लिए न्यूली एडवर्ब आ जाएगा। अभी बताऊंगा कौन से पार्ट में आपको एरर मार्क करना है, चिंता ना करें, मीनिंग भी बताऊंगा अभी। तो हिज स्टाइल, ये सब्जेक्ट बनेगा मेन, आपका मेन क्लॉज का है ना। ऑफ प्रीपोजिशन है, रिलेशन बताने के लिए। उसकी स्टाइल, किस चीज की स्टाइल? तो ऑफ के आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, वर्किंग। क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, तो वर्किंग आ गई। तो हिज स्टाइल सब्जेक्ट था, उसके लिए वर्ब आ गई इज। इज क्या है? एप्रिसिएबल, यानी कि एप्रिशिएट करने लायक है। और कितना है? तो क्वाइट। क्वाइट आपका क्या आ गया? एडवर्ब आ गया। ये आपका क्या है? तो आपका होगा सर ये एडजेक्टिव है। अब आपको लगेगा कि सर ये नॉट विद स्टैंडिंग होता क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, यानी के बावजूद। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट। तो डिस्पाइट द फैक्ट, इस चीज के बावजूद, किस चीज के बावजूद? दैट के वह एक न्यूली रिक्रूटेड बॉय है, उसकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो बहुत ज्यादा एप्रिसिएबल है। तो एरर आपके दोनों पार्ट में है, ए में भी है और बी में भी है। बड़ा एरर क्या है? तो आप पाओगे ना, ये एक तरीके से ब्लंडर है, जहां पर रिक्रूटेड एडजेक्टिव है उसके लिए एडवर्ब लगा दिया न्यूली। तो आपका जो आंसर दिया होगा वो तो पक्का बी दिया होगा। बाकी हाँ, ए पार्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो मे भी हो सकता है कि मेरे पास में थोड़ा सा पहले आ जाता पेपर, तो जब तक हो सकता है अपलोड किया हो तब तक इस पार्ट में करेक्शन कर दिया गया हो। तो हो सकता है आपके एग्जाम में, मतलब मॉक में दैट पहले से लगा रखा हो, लेकिन नहीं लगा रखा है, तो यहाँ पे दैट आना चाहिए। ये भी एक एरर है, एग्जाम में आएगा तो ये भी एरर माना जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन तो बेनिफिट टू ऑल हो जाएंगे अगर एग्जाम में आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो जी इन्होंने क्वेश्चन में गलती कर दी, मैं ये कहूंगा कि ठीक है, एसएससी भी इस तरीके की गलती एग्जाम में करता है और ये हमें मतलब कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर करेंगे। ऐसी गलतियां अगर छोटी मोटी मॉक में रह जाती हैं तो मैं कहूंगा कि ये बड़ा ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें ना मेंटली प्रिपेयर करेंगे। बाई चांस एसएससी में ऐसा आ जाए 2 पार्ट में एरर लग रहा है तो क्या करोगे?
तो हमारे पास में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम चूज कर पाए उस टाइम पे इंस्टेंटली कि कौन सा हमें बड़ा एरर लग रहा है, मेजर एरर लग रहा है। और मेजर एरर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इसके लिए एडवर्ब की जरूरत है। बॉय नया नहीं है, रिक्रूटमेंट उसकी नई हुई है, इसीलिए रिक्रूटेड एडजेक्टिव है, उसके लिए हमें एडवर्ब लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जो सामान्यतः बहुत एडवांस लेवल की है थोड़ा, तो हो सकता है कुछ लोगों को, मतलब जिन्होंने पेपर सेट भी किया है एसएससी का, उनको भी ना उतना ध्यान दें। तो ऐसी चीजें एसएससी वाले अक्सर अवॉइड मार देते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर हो और एसएससी ने ऐसे पूछ रखा हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि दैट आना चाहिए। बाकी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ नॉट विद स्टैंडिंग वगैरह के बारे में। ये नॉट विद स्टैंडिंग बेसिकली क्या होता है, तो ये इसका मतलब होता है डेस्पाइट या ऑल्दो, यानी के बावजूद। ये प्रीडोमिनेंटली एक प्रेपोजिशन होता है, प्रीडोमिनेंटली यानी मेनली एक प्रेपोजिशन है, हालांकि एक एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना, नॉट विद स्टैंडिंग हिज एफर्ट, तो डेस्पाइट हिज एफर्ट्स ही फेल्ड, एफर्ट्स के बाद भी फेल हो गया, तो डेस्पाइट का सेंस है। नॉट विद स्टैंडिंग द रेन, बारिश के बावजूद, द मैच कंटिन्यूड, बारिश के बावजूद भी मैच होता रहा। नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट आ गया, दैट आ गया। ठीक है, तो ये वाला भी इसमें स्ट्रक्चर बहुत बनता है, तो द फैक्ट आएगा, फिर दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब और ये, तो ये पूरा बन गया। इस जगह पे कई लोग इसको कंजंक्शन भी बोल देते हैं, डिक्शनरी वगैरह में अगर आप चेक करोगे तो इसको कंजंक्शन भी दिखाएंगे। और ये कंजंक्शन कब है, नॉट विद स्टैंडिंग के साथ दैट लगा रखा होता है, उसको ही कंजंक्शन मान लेते हैं, जो कि कायदे से होना नहीं चाहिए बट लोग मान लेते हैं। ठीक है, आगे राधिका सब्जेक्ट है, केप्ट वर्किंग आपका वर्ब हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, ही सैड, उसने कहा, दैट यहाँ पे हिडन है। अब आप कहोगे सर अगर दैट नाउन क्लॉज का यहाँ हिडन है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। समटाइम्स जब भी ध्यान देंगे ना कि जैसे सैड आपकी वर्ब है, इस वर्ब के आगे जो क्लॉज आती है, तो जो वर्ब है और जो दैट क्लॉज है, अगर उसके बीच में कोई भी शब्द नहीं है तो हम सामान्यतः दैट को ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा हम तब करते हैं या तो वर्ब के बाद दैट क्लॉज आए या किसी एडजेक्टिव के बाद दैट क्लॉज आए। अगर नाउन के बाद में दैट क्लॉज आती है तो वी कैन नॉट ड्रॉप दैट, हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं दैट को। तो वर्ब और एडजेक्टिव, जैसे हम कह सकते हैं आई एम श्योर शी विल कम, तो हम चाहें तो दैट लिख सकते हैं, आई एम श्योर दैट शी विल कम, आई एम श्योर शी विल कम। तो यहां पे दैट को ड्रॉप करना पॉसिबल है। मैं कह सकता हूं कि आई होप सी विल कम, तो दैट को ड्रॉप कर सकते हैं, हम चाहें तो लगा भी सकते हैं आई होप दैट सी विल कम। तो यहाँ पे दैट ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन नाउन के साथ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो द फैक्ट नाउन है, नाउन के साथ में दैट को लिखना मैंडेटरी होता है। तो ही सैड, क्या कहा उसने, ही वॉज इनोसेंट, कि वो मासूम था। ये सेमीकोलन है, इससे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे फुल स्टॉप होता है वैसे ही सेमीकोलन होता है। फुल स्टॉप सेपरेट कर देता है एकदम, सेमीकोलन थोड़ा सा बस बीच में पॉज लाता है। द एविडेंस आपका बेसिकली सब्जेक्ट बनेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग बीच में आया सेंटेंस के तो एडवर्ब है। तो द एविडेंस प्रूव्ड, और क्या प्रूव किया, अदरवाइज प्रूव किया है एविडेंस। मतलब यहाँ पे था कि उसने कहा है कि वो इनोसेंट था, लेकिन एविडेंस ने प्रूव किया कि वो कुछ और था, यानी कि अदरवाइज, यानी कि इनोसेंट नहीं था, ये कहना चाह रहा है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग यानी कि हालांकि, ठीक है, के बावजूद, इसके बावजूद भी क्या कहा जा सकता है कि वो ये था। नॉट विद स्टैंडिंग जैसे ही दो तीन वर्ड्स और होते हैं, जैसे कि नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर। एक बार इनको भी देख लेना, नॉनदलेस, नेवरदलेस, हाउएवर, इन तीनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, और मीनिंग कुछ ये होता है कि स्टिल, येट या बट। ठीक है, दीज आर कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स ऐसे एडवर्ब होते हैं जो दो सेंटेंस के मीनिंग को जोड़ते हैं, यानी कि कंजंक्शन नहीं है, ये सेंटेंस में ग्रामर कनेक्शन नहीं बनाते हैं, ये दो सेंटेंस के मीनिंग को जोड़ते हैं। जो ऐसे एडवर्ब होते हैं जो सेंटेंसेस के मीनिंग को कनेक्ट करते हैं, उनको कंजंक्टिव एडवर्ब कह देते हैं। ठीक है, तो ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। कंजंक्शन क्या होते हैं, सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली जोड़ते हैं। ठीक है, ये नहीं जोड़ते हैं। ये बेसिकली क्या एक्सप्रेस करते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विरोधाभास, दो चीजों में विरोधाभास दिखाते हैं। दे टिपिकली, टिपिकली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग समझते हैं टिपिकली मतलब डिफिकल्टी या कुछ ऐसा, जैसे टिपिकल को डिफिकल्ट समझ लेते हैं, वैसा नहीं होता है। टिपिकली का मतलब होता है सामान्यतः, जनरली, जनरली अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड सेंटेंस। जो दूसरा सेंटेंस होता है उसकी बिगिनिंग में आते हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंस के बीच में जो रिलेशन है उस कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं ये। ठीक है, और किस लिए आते हैं, टू कनेक्ट टू आइडियाज, दो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, एंड सो, और ये दिखाते हैं दैट के द सेकंड स्टेटमेंट इज अपोजिट और अनएक्सपेक्टेड। और ये दिखाते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमने लिखी है वो पहली वाली से या तो अनएक्सपेक्टेड है एकदम, और या फिर एकदम से अपोजिट है। ठीक है, तो यही दिखाते हैं इन रिलेशन टू द फर्स्ट। दे कन्वे मीनिंग्स लाइक स्टिल, येट और बट इन अ मोर फॉर्मल टोन। फॉर्मल टोन में जनरली इनको यूज करा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही वांटेड टू गो हाउएवर ही हैड नो मनी। वह जाना चाहता था, हालांकि उसके पास पैसा नहीं था। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया,
हर परफॉर्मेंस हाउएवर, देखो नॉर्मली हाउएवर शुरू में ही आता है, लेकिन समटाइम्स मिड पोजीशन में भी लिख सकते हैं, यानी कि दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो हाउएवर शुरू में भी लिख सकते हैं, हाउएवर हर परफॉर्मेंस वाज नॉट इंप्रेसिव। मेहनत की लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रेसिव नहीं थी। ऐसे अगला, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, नेवरदलेस, फिर भी ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने काम करना जारी रखा। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, फिर भी दे प्लेड फुटबॉल। अब देखो हाउएवर में और नंदलेस नेवरदलेस में भी डिफरेंस है, ये दोनों तो एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं, तो इनमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। हाउएवर और इनमें ना एक कॉमन सा डिफरेंस नोट करना, हाउएवर एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, यानी कि जैसे यहां पे दिखा दिया, जाना चाहते थे पैसे नहीं थे, दोनों बातें कॉन्ट्रास्टिंग है। नेवरदलेस और नंदलेस कॉन्ट्रास्ट तो दिखाते हैं, लेकिन सामान्यतः आप नोटिस करना, यहां पे जो पहले लाइन हमने लिखी होती है, जो पहला स्टेटमेंट होता है वह सामान्यतः नेगेटिव बात होती है, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट होता है वह सामान्यतः पॉजिटिव बात होती है। हाउएवर के केस में पहले वाला नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नंदलेस नेवरदलेस के केस में पहला स्टेटमेंट नॉर्मली नेगेटिव होता है, और उसकी नेगेटिव इंटेंसिटी को कम करना दिखाते हुए हम आगे एक पॉजिटिव बात कहते हैं। जैसे थका हुआ होना नेगेटिव बात थी, फिर भी वो क्या करता है कि काम कर लेता है, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ चलेगी। यहां देखो, वांटेड टू गो, जाना चाहते थे, पॉजिटिव बात थी, मनी का ना होना नेगेटिव है, यहां पे हम नेवरदलेस नहीं लगा सकते हैं, ही वांटेड टू गो नेवरदलेस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस है, बाकी इतना भी अगर याद रख लोगे कि इसका मीनिंग होता है मतलब फिर भी, तो अपोजिशन दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल, तो फिल इन द ब्लैंक का सी इज क्लेवर, वह क्लेवर है, सी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। तो आप देखोगे यहाँ पे कंजंक्शन की जरूरत है, हमें कंजंक्शन की जरूरत है, सबसे पहले डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, ये नहीं आएगा, दिखाता है ये भी विरोधाभास है, लेकिन ये आ नहीं सकता क्योंकि ये बेसिकली आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। सिंस आपका रीजन दिखाता है, हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, क्यों, एक तरफ क्लेवर है, एक तरफ मिस्टेक कर रही है, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, तो सिंस नहीं आएगा। येट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता, ऑल्दो आ जाएगा। ऑल्दो का पेयर येट भी बन सकता है और अकेले कॉमा से भी काम चल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, अगला आपका है, आफ्टर एडिक्वेट डेलिब्रेशंस द काउंसिल कैन सी स्कार्सली एनी वैलिड रीजन फॉर रिव्यूइंग द रिक्वेस्ट। अब देखो जैसे ही आप देखते हो ना, आफ्टर आपका क्या है, प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एडिक्वेट डेलिब्रेशंस। एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट, मतलब जो काफी थे, डेलिब्रेशंस यानी कि विचार विमर्श। द काउंसिल सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, सी मेन वर्ब है, स्कार्सली आपका एडवर्ब है। अब आपको ध्यान रखना है कि स्कार्सली सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, तो जो गिवन है वो आपका जनरली सही कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि हार्डली होता है ना, तो हार्डली को हम एनी के पहले खूब यूज करते हैं, हार्डली एनी, लेकिन स्कार्सली नॉर्मली एनी के पहले ना लगा के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, हार्डली दोनों जगह आ सकता था, ठीक है। तो स्कार्सली है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में देख लो कौन सा वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो एक बार पूरा सेंटेंस ब्रेक भी कर देता हूं, तो कैन हेल्पिंग वर्ब, सी मेन वर्ब, स्कार्सली एडवर्ब है। सी वर्ब का ऑब्जेक्ट है एनी वैलिड रीजन, क्योंकि पहले नेगेटिव आ चुका होगा तो इसके साथ एनी आ जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम आता है, नेगेटिव में एनी आता है। हालांकि समटाइम्स नेगेटिव के साथ सम भी आ सकता है। नॉट प्लस एनी अगर हमने यूज करा है तो इसका मतलब बनता है जीरो, लेकिन अगर हमने नॉट के साथ में सम यूज कर लिया इसका मतलब होता है सम। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई कुड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, इसका मतलब है मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, जीरो क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आई कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, इसका मतलब है मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन थे, मैंने ज्यादातर कर लिए लेकिन कुछ को नहीं कर पाया, तो यहां पे सेंस है ज्यादातर कर लिए, तो नॉट प्लस एनी जीरो कर देता है, नॉट प्लस सम पॉसिबल है और उसका मतलब होता है कि थोड़े बहुत, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पे कोई रीजन नहीं है तो एनी के साथ में, मतलब नॉट के साथ में एनी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं नेगेटिव सेंटेंस में। तो एनी वैलिड रीजन आपका ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रेपोजिशन है पर्पस बताने के लिए, किस चीज के लिए रीजन, तो रीजन फॉर समथिंग होता है, ध्यान देंगे। रीजन के साथ में सामान्यतः फॉर आता है और कॉज के साथ में ऑफ आता है, ठीक है। इस पे भी एरर आता है एग्जाम में। तो रीजन फॉर क्या, तो फॉर प्रेपोजिशन, उसके आगे रिव्यूइंग आपका जीरंड आ गया, किस चीज को रिव्यू करना है, द रिक्वेस्ट को। तो एक बार देख लेते हैं, कैन के साथ में V2 नहीं आ सकता है तो 100 तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। नॉट आ गया और स्कार्सली आ गया, डबल नेगेटिव अलाउड नहीं है तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो कैन, फिर आपका सी और बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 8 सेंटेंस है, 4 में से एक ही ग्रामेटिकली करेक्ट है, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इस टाइप की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है ज्यादा क्वेश्चंस की, तो हमने अभी इसी चैनल पे, जैसे हम रैंकर्स गुरुकुल पे 45 दिन 45 मैराथन पढ़ा रहे हैं, तो जो चैप्टर वहां पे
कंप्लीट करते हैं उसी चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें लगभग 25-30 पीवाईक्यूज होते हैं अच्छे अच्छे लेवल के, और बाकी 20-25 हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन। उसमें हम इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनाते हैं कि 4 सेंटेंस है, पहचानो कि कौन सा गलत है, या 4 सेंटेंस में से पहचानो कि कौन सा सही है। तो आप अगर इस तरीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, ये देख लोगे ना, जब चैनल पे विजिट करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, हमारे वाले इसी चैनल पे प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर लेना जरूर, है ना। और ये वाली जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डाला है तो इसमें बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप देख लेना। बाकी 45 दिन 45 मैराथन यहाँ पे चल रहा है रैंकर्स गुरुकुल पे, तो ये भी देख लेना, है ना। तो इससे भी आपका काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आ जाओ, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है। तो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेज आपकी क्या है, वर्ब है। तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, सेज एकदम सही है। से के साथ दैट कंजंक्शन आ गया, जो कि ऑप्शनल है, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो दैट। ही आपका सब्जेक्ट आ गया, रीड्स आपकी क्या है, वर्ब है। ही रीड्स क्या रीड करता है, तो इसका ऑब्जेक्ट आ गया नोवेल्स। क्यों नोवेल को पढ़ता है, तो पर्पज बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया, तो टू पास। अब देखो पास अवे लिख दिया, पास अवे का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। तो ये थोड़ी ना कि मर जाने के लिए, एग्जाम में मर जाने के लिए नहीं, यहाँ पे टू पास द एग्जाम, एग्जाम को क्लियर करने की बात है। तो क्लियर करने की बात है तो सिंपल पास लिखो, पास द एग्जाम, क्वालिफाई द एग्जाम, पास द एग्जाम, या गेट थ्रू द एग्जाम, ये आपके यहाँ पे करेक्ट फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, तो पहले वाला तो इनकरेक्ट है। दूसरा, दे आर रिसाइडिंग, रिसाइडिंग का मतलब होता है कहीं पर रहना। सो दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, रिसाइडिंग आपकी मेन वर्ब है। इज एम आर के बाद में आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और कहाँ रिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है दिस सिटी, इस शहर में। फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द लास्ट 2 years, यानी फॉर प्लस टाइम पीरियड आ गया। फॉर प्लस टाइम पीरियड हो या सिंस प्लस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो, इन दोनों ही केस में कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस गलत हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। तो दे हैव बीन रिसाइडिंग, तो आप कहोगे सर ये वाला भी इनकरेक्ट है, यानी कि ये भी आंसर नहीं बन सकता है। लाइफ ऑन बोर्ड शिप, अब देखो ये आपका ना फ्रेज होता है लाइफ ऑन बोर्ड, लाइफ ऑन बोर्ड शिप कह सकते हैं, लाइफ ऑन बोर्ड ट्रेन कह सकते हैं। इसका मतलब है कि शिप पर जीवन। ठीक है, न सिर्फ लाइफ कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रेस्टोरेंट ऑन बोर्ड शिप, शिप पर रेस्टोरेंट। किसी चीज का फिजिकली शिप पे होना तो ऑन बोर्ड शिप, किसी चीज का फिजिकली ट्रेन में होना या ट्रेन पर होना तो ऑन बोर्ड ट्रेन, ऐसे करके बोल देते हैं। तो ये फ्रेज एकदम सही है। सो लाइफ ऑन बोर्ड शिप कहना आपका मतलब है, यहाँ पे देखना लाइफ आपका सब्जेक्ट है, ऑन बोर्ड शिप, तो यहाँ पे ऑन बोर्ड एक तरीके से प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो ऑन द शिप कहना चाह रहे हैं, तो एक ही बात है। तो ये आपका एक एडिशनल, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, ये आ गया। सब्जेक्ट लाइफ था तो लाइफ के हिसाब से वॉज आ गया, पास्ट की बात है। ठीक है, नॉट एज, वैसी नहीं थी, आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी, जैसा मैंने उसका होने का सोचा था। तो एज यानी कि जैसा, आगे नई क्लॉज आ गई क्योंकि एज कंजंक्शन आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो पूरा है ना, ये वाला पार्ट, ये इसके कॉम्प्लीमेंट बनने का भी काम कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि वॉज के आगे कॉम्प्लीमेंट भी है, तो एज कंजंक्शन आ गया। अच्छा एक बात, टेंस को देखना एक बार, ये प्रेजेंट है। इस पॉइंट पे आपको लगा कि लाइफ ऐसी नहीं है जैसी सोची थी, तो सोची कब होगी, एक्सपेक्ट कब किया होगा, पास्ट ऑफ पास्ट में। तो पास्ट ऑफ पास्ट में क्या होगा, तो हैड एक्सपेक्टेड, एकदम सही है। किस चीज को, तो इट आपका ऑब्जेक्ट आ गया, टू बी, इस जैसा मैंने लाइफ को होने का सोचा था वैसी नहीं थी। तो ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है, जो मीनिंग कन्वे हम करना चाह रहे हैं वो आपकी कन्वे हो पा रही है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ वी, भाई नन ऑफ वी नहीं होता है, नन ऑफ अस होगा। ठीक है, तो नन ऑफ अस, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, एक्सेप्टेड वर्ब है, हिज इन्विटेशन उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक ही मात्र करेक्ट था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। सो इनोसेंस में CENCE होता है ना कि SENCE। ठीक है, ऐसे ही इमीडिएटली में IMME होता है ना कि आई। ठीक है, हॉरिड में डबल आर आता है। तो इनोसेंस यानी कि मासूमियत, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, हॉरिड यानी कि कोई चीज जो बहुत खराब है, भयंकर है। तो ऑनरेरियम बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोफेशनल पेमेंट होता है ना उसको ऑनरेरियम बोल देते हैं। तो इमीडिएटली तुरंत हो गया, हॉरिड भयंकर हो गया, भयावह हो गया, ऑनरेरियम जो मानदेय जो पेमेंट मिलता है किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए, और इनोसेंस यानी कि निर्दोषता या बेसिकली मासूमियत। आगे देखेंगे, इफ ही कैन कीप अप स्मोकिंग फॉर अ मंथ और 2 हिज हेल्थ विल इंप्रूव। तो जैसे ही आपने देखा ना, इफ आपका कंजंक्शन है, कंडीशन बता रहा है, ही सब्जेक्ट है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब कीप अप आ गया, कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन। ठीक है, कीप अप द पेस, टू मेंटेन द पेस, है ना। टू कीप अप समथिंग यानी टू मेंटेन, तो मेंटेन करके रखना। तो अब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये स्मोकिंग को मेंटेन करे, किसके लिए, फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए,
और टू, फॉर अ मंथ और टू का मतलब है 1 या 2 महीना, तो ये एक्सप्रेशन एकदम सही होता है, फॉर अ मंथ और टू, ठीक है। तो फॉर अ ईयर और टू, ठीक है, इस तरीके से बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे तो यहां से हम फिर मेन क्लॉज आ जाएगी, हिज हेल्थ, ये सब्जेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अभी तक अगर देखा जाए लॉजिकली, तो हिज हेल्थ सब्जेक्ट है, विल इंप्रूव। अब यहीं पे गलती आ गई भाई, अगर हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि उसकी हेल्थ जो वो इंप्रूव होगी, तो स्मोकिंग करने से होगी या स्मोकिंग छोड़ने से होगी, तो यू वुड से कि सर स्मोकिंग छोड़ने से हेल्थ इंप्रूव होगी, ना कि करने से। अगर छोड़ने का सेंस है तो छोड़ने के लिए कीप अपनी आता है, तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो जाएगा। कीप ऑन करने का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग, तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। अब बचे कीप अवे और एक कीप फ्रॉम, दोनों का मतलब होता है दूरी बनाना, लेकिन ध्यान देना, कीप अवे का मतलब होता है किसी से फिजिकली दूरी बनाना, फिजिकली किसी चीज से दूर रहना, और कीप फ्रॉम का मतलब होता है किसी काम को करने से रुक जाना, यानी कि उस चीज से दूरी बना लेना, काम से, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि फिजिकल दूरी नहीं बनानी है, ऐसा नहीं है कि आपको सिगरेट से दूर रहना है फिजिकली, नहीं, बात यह है कि आपको सिगरेट पीनी ही नहीं है। अगर सिगरेट पीनी ही नहीं है तो कीप अवे तो फिजिकल दूरी के लिए आता है, तो कीप फ्रॉम आपका करेक्ट फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। यहाँ पे एक बार मीनिंग भी आप चेक कर लेना, कीप अवे दूर रहना, टू स्टे एट अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का सेंस है कीप फ्रॉम रोकना या बचना, अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, बेसिकली स्टॉप करना खुद को, कीप ऑन यानी जारी रखना, टू कंटिन्यू, और कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द ह्यूमन रेस हैज इनफ वेपन्स टू एनिहिलेट, एनिहिलेट का बेसिकली क्या पूछा, सिनोनिम। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट कर देना, किसी चीज को पूरे तरीके से इरेज कर देना, है ना। तो आप देखोगे सपोर्ट नहीं होगा सिनोनिम, तो ठीक है, बीट भी नहीं, बीट कर मतलब पीटना होता है, डिके का मतलब होता है खराब हो जाना, किसी चीज का सड़ना बेसिकली, तो डिस्ट्रॉय करना करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी चीज को, ठीक है। एक बार सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेंगे, एनिहिलेट यानी नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, डेमोलिश करना, एक्सटर्मिनेट करना, वाइप आउट करना, डेवास्टेट करना, रुइन कर देना। अगर इसके एंटोनिम्स हम देखेंगे तो पाएंगे कि क्रिएट करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, एस्टेब्लिश करना, रीस्टोर कर देना, है ना। तो इन सब चीजें बनाने के लिए, खत्म करने के। सपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी की हेल्प करना, असिस्ट करना, एड करना, इंकरेज करना, अपहोल्ड करना, तो मदद करना बेसिकली हम अल्टीमेटली किसी की, ठीक है। इसके अलावा इंडोर्स करना, एडवोकेट करना, प्रमोट करना, सस्टेन करना, ये सब हो जाएंगे, ठीक है, सपोर्ट करने के सेंस में ये, ठीक है। तो एड, हेल्प, असिस्ट, ये सब आ जाएंगे। एंटोनिम्स में क्या आ जाएंगे, किसी की मदद ना करना, उल्टा उसको बेसिकली मना करना, तो अपोज करना, करना, हिंडर यानी बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, अंडरमाइन करना, रेसिस्ट करना। अब ध्यान देंगे, देखो जैसे ऑब्स्ट्रक्ट करना भी है इसमें और हिंडर करना भी है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करने का मतलब है बीच में कोई बाधा डालना, खास करके फिजिकल रूप में बाधा डाल देते हैं ना वो। तो रेजिस्ट करना, रिजेक्ट करना, डिस्करेज करना, डिस्करेज यानी किसी को डिमोटिवेट करना कुछ काम करने से, क्रिटिसाइज करना यानी कि उसको बेसिकली उसके बारे में कुछ गलत सलत कहना, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, आगे देखेंगे। रॉट बेसिकली देखो, डिके का रॉट हो जाएगा सड़ना, डिकम्पोज होना, सड़ना, स्पॉइल, डिटेरियोरेट होना, ठीक है, क्रम्बल कर जाना, टूट जाना, सड़ जाना, बेकार हो जाना, विदर मुरझा जाना, पेरिस कर जाना। आपने क्रिकेट अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, तो आपने बार बार एक फ्रेज सुना होगा कि द बैट्समैन ट्राइड टू हिट द बॉल एंड पेरिस्ड इन द प्रोसेस। पेरिस कर जाने का मतलब एक तरीके से आउट हो गया, खराब हो गया, मर गया एक तरीके से, है ना। और कोरोड भी बेसिकली यही होता है, सड़ जाना किसी का। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, बड़ा होना, ग्रो होना, फ्लोरिश करना, फ्लोरिश यानी फलना फूलना, थ्राइव करना, इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन करना, ब्लूम करना, प्रोग्रेस करना, ये सब। अगला वर्ड देखेंगे अगली, अगली का मतलब होता है जो बदसूरत होता है, इसका पूछा बेसिकली अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम में तो अट्रैक्टिव सही एंटोनिम हो जाएगा, डिफरेंट तो अलग होता है, एजिटेटेड का मतलब है जो उकसाया हुआ है थोड़ा सा, चीयरफुल का मतलब है जो एकदम चिल होता है। तो एक बार देख लेंगे, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अपेलिंग, सॉरी नॉट अपेलिंग, अपीलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है बहाव है ना, अपीलिंग का मतलब जो अपील करे आपको, ठीक है। इसके अलावा एल्यूरिंग, एल्यूर करना यानी कि जो आपको बेसिकली लुभाए, ठीक है। स्टनिंग हो गया, लवली हो गया, गॉर्जियस हो गया, आई कैचिंग हो गया, हैंडसम कह सकते हैं, एलिगेंट कह सकते हैं, ये सब इसके मतलब जो आकर्षक होते हैं, जो अच्छे दिखते हैं, ठीक है। एंटाइसिंग आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है। इंचेंटिंग आप कह सकते हैं, फैसिनेटिंग आप कह सकते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स इसमें पॉसिबल है, ठीक है। आगे, अगली, अनअट्रैक्टिव, प्लेन, रिपल्सिव, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। हिडियस, हिडियस भी बहुत जो खराब होता है। अनअपीलिंग, जो अपील ना कर पाए। डिसप्लीजिंग कह सकते हैं। ग्रोटेस्क का मतलब भी होता है भद्दा एकदम, ठीक है। इसके अलावा ऑकवर्ड, डल, ये सब हो जाएंगे इसमें, है ना। अगर हम देखें एजिटेटेड का मतलब है जो उत्तेजित होता है, जो भड़काया हुआ है, तो अपसेट कह सकते हैं, एंग्सियस कह सकते हैं, डिस्टर्ब कह सकते हैं, ठीक है। परटर्ब्ड कह सकते हैं, एक वर्ड होता है परटर्ब्ड, परटर्ब करना यानी टू डिस्टर्ब करना, तो परटर्ब्ड हो जाएगा। पर्टर्ब का एंटोनिम बनता है अनपर्टर्ब, जिसका मतलब होता है जो डिस्टर्ब ना हो, जो शांत हो, है ना। नर्वस हो जाएगा, ट्रबल्ड हो जाएगा, फ्लस्टर्ड कह सकते हैं, फ्लस्टर्ड भी अच्छा वर्ड है इस कॉन्टेक्स्ट में। वरिड कह सकते हैं,
एंटोनिम्स अगर देखेंगे तो काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल, कंपोज, ट्रैंक्विल, सेरेन, अनट्रबल्ड, कॉन्टेंट, सिंपल है ना। चीयरफुल यानी जो बहुत खुश है, जो प्रसन्न है, तो जॉयफुल, मैरी, मैरी का मतलब भी होता है हैप्पी, ठीक है। जॉली, अपबीट, रेडिएंट कह सकते हैं, लाइवली कह सकते हैं, ग्लीफुल, ग्ली का मतलब भी होता है हैप्पीनेस, तो ग्लीफुल हो जाएगा। ब्लिसफुल भी आप बोल सकते हैं इवन, है ना। लाइट हार्टेड हो जाएगा। कंटेंट का मतलब भी होता है सेटिस्फाइड, है ना। आगे, और यहाँ पे ना इसको कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, ठीक है। आगे, सैड हो गया, ग्लूमी हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, मिजरेबल हो गया, डाउनकास्ट, सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। सैड हो गया, ग्लूमी हो गया, सलन हो जाएगा, ठीक है, और अनहैप्पी हो जाएगा, सोमर हो जाएगा, मेलंकली हो जाएगा, ग्रम्पी हो जाएगा, डिसहर्टेंड हो जाएगा। तो ये सब इसके एंटोनिम बन जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला आपका वर्ड है वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आयुषी। देखो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ दो वर्ड्स आते हैं, दो प्रेपोजिशंस आ सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग और कॉन्ग्रेचुलेट फॉर डूइंग समथिंग। अगर आगे विषय के लिए आपका क्या रखा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो फॉर और ऑन दोनों चल जाएंगे। ऑन तो मतलब हर कॉन्टेक्स्ट में चल सकता है, लेकिन फॉर सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो। तो आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पे फॉर भी पॉसिबल था। सो वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आयुषी फॉर गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, या ऑन गेटिंग। अब फॉर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑन इज द करेक्ट आंसर। आईएनजी आने पे दोनों आ सकते हैं, और वैसे नाउन आने पे सिंपल एक ही आ सकता है। आगे देखेंगे, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब होता है पूरे जोर से चीखना, चिल्लाना। तो देख लेते हैं एक बार, हैबिचुअल स्मोकर नहीं होगा, ब्रीदलेस नहीं होगा, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स नहीं होगा, तो एक्सट्रीम लाउडली, तेजी से मतलब बोलना, एक्सट्रीम लाउडली। आगे, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अब देखो, ये एक ऐसा सेंटेंस आ गया, अगेन एरर डिटेक्शन ने तो आज मतलब कभी जान ही ले लिया। देखो, ये इस सेंटेंस को या इस कॉन्सेप्ट को दो तरीके से देखा जा सकता है। मैंने अभी रिसेंटली जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, वहां पे भी इसकी चर्चा करी थी। इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं। इफ यू फॉलो स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स, तो ऐसे केस में क्या होता है कि नथिंग आपका सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन, बट आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है बुक्स, ठीक है। तो बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, अगर बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो ऐसे केस में नथिंग सब्जेक्ट बना, और नथिंग सब्जेक्ट है तो आर नहीं इज का प्रयोग होगा, ठीक है। इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई सीन, ठीक है। इज सीन यानी कि उनको देखा जा रहा है यहाँ पे, और कहां पे, तो इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है दिस रूम। तो आप इजीली कह दोगे कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बट दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि एक दूसरा वे क्या है इसको देखने का, ठीक है। फॉर दिस आई नीड यू टू गो देयर, है ना, एक बार, क्योंकि आप, मैं अगर कुछ कहूंगा तो मे भी हो सकता है कि आपको मेरी बात इतनी अच्छी ना लगे। तो लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है, लाइक नथिंग बट, ठीक है। अब जब हम नथिंग बट सर्च करते हैं ना, ये देखो, तो नथिंग बट का एग्जैक्ट जो मीनिंग आता है ना, वो ये होता है, नथिंग बट बराबर ओनली। नथिंग बट का मीनिंग होता है ओनली। नाउ कम टू द क्वेश्चन, नथिंग बट हो या नन बट हो, दोनों का मीनिंग होता है ओनली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, और इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ के देखें कि नथिंग बट की जगह ओनली लगाएं, और फिर बुक्स लिखें, ठीक है, और फिर आप आर लिखें, और फिर सीन लिखें इन द रूम। नाउ यू वुड फील कि सर ये तो सही लग रहा है, ओनली बुक्स आर सीन इन द रूम। दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी इसमें इप्स एंड वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो हर जगह का अपना एक अलग तरीका होता है। बाकी अगर लॉजिकली भी आप समझोगे, तो अल्टीमेटली जैसे ना ये जो कॉन्सेप्ट बना है, ये लोगों ने यहां से बना दिया। जैसे मैंने लिखा एनीथिंग बट बुक्स आर अलाउड हियर, तो आप पाओगे कि देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट एनीथिंग है, बट आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है बुक्स, क्योंकि ये इसको ना एक्सक्लूड करने आ रहा है, को छोड़कर, बुक्स को छोड़कर। तो आप कहोगे कि अल्टीमेटली व्हाट इज अलाउड, अलाउड क्या है, क्या बुक्स अलाउड है या एनीथिंग अलाउड है, सेंटेंस का सेंस समझना। तो आप कहोगे सर अल्टीमेटली बुक्स को छोड़कर सब अलाउड है,
तो दिस पार्ट ये तो एक्सक्लूजन दिखाने के लिए आया है, बुक्स को छोड़कर सब अलाउड है। तो हम कहना ये नहीं चाह रहे कि एनीथिंग, मतलब ये नहीं कहना चाह रहे कि बुक्स आर अलाउड ना, हम कहना चाह रहे हैं एनीथिंग इज अलाउड। अल्टीमेटली यही तो कहना चाह रहे हैं, एनीथिंग इज अलाउड एक्सेप्ट बुक्स, बुक्स को छोड़कर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो रियल सब्जेक्ट है ना, जिस के लिए मैंने ये पूरा का पूरा वर्ब और उसके आगे का पार्ट लिखा है, तो वो अल्टीमेटली एनीथिंग है। तो एनीथिंग है तो आर नहीं इज का यूज करेंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये आपका सब्जेक्ट बना, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। बट नाउ कंसीडर दिस सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओनली की जगह पे इवन नथिंग बट भी लिख दूं, एक बार लिख के देखते हैं। ठीक है, फिर आप खुद से एक बार समझने का प्रयास करना सर, है ना। नथिंग बट बुक्स आर सीन इन द रूम, नथिंग बट बुक्स आर सीन इन द रूम। अब जैसे ही आप इसको देखते हो तो आपको कई चीजें रियलाइज होंगी। अल्टीमेटली आर सीन इन द रूम, क्या देखा जा रहा है? क्या रूम में कुछ नहीं है? क्या मैं ये कह दूं कि नथिंग इज सीन इन द रूम, रूम में कुछ नहीं है? नहीं, देयर इज समथिंग इन द रूम, और वो क्या है? बुक्स आर सीन इन द रूम। यही तो कहना चाहते हैं अल्टीमेटली। तो मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था तब भी मैंने ये तरीका बताया था कि अल्टीमेटली ये देखिए ना, ये लाइन किसके लिए कही गई है? नथिंग के लिए या फिर बुक्स के लिए? तो यू वुड से कि सर बुक्स के लिए कही गई है, इसीलिए आर करेक्ट लग रहा है। एक तो एक तरीका हो सकता है। दूसरा, एक मतलब कंसीडर वन मोर सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा, अब नन लिखना पड़ रहा है मुझे बिकॉज यहां पे मुझे ह्यूमंस की बात करनी पड़ेगी। नन बट सी हेल्प्स मी, और एक मैंने लिखा एवरीवन बट सी हेल्प्स मी। नाउ अब आपको लॉजिकली चलना है, तो आप क्या देखोगे कि देखो नन बट सी लिख रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कोई मदद नहीं करता उसको छोड़कर। तो अल्टीमेटली नन हेल्प्स मी और सी हेल्प्स मी, आप कहोगे सर सी। तो एक्चुअल में जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है? सी है। तो अगर सी ही इस हेल्प्स के लिए सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सी एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि उसको छोड़कर। सो एवरीवन बट सी हेल्प्स मी, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये लड़की हेल्प करती है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? ये इस बट का ऑब्जेक्ट है। अगर ये इस बट का ऑब्जेक्ट है ना, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे सी नहीं हर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सी सही है, यहाँ पे हर सही होगा। बट ये पुराने टाइम पे कहीं एक दो लैंग्वेज फोरम पे किसी ने ये बातें कह दी थी। अब लोगों को लगता है कि अगर लैंग्वेज फोरम पे कुछ लिखा है या कहीं किसी बुक में किसी ने कुछ लिख दिया तो वही सही है। बट एज अ टीचर मेरी हमेशा ड्यूटी रहती है कि सिर्फ किसी ने कुछ कह दिया या किसी बुक में लिख दिया तो उसको वो करेक्ट नहीं बना देता है। मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक लॉजिक होना चाहिए। अल्टीमेटली इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से हम अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को कन्वे करना चाहते हैं, और उस कन्वे करने में सामने वाले को क्या समझ आता है वो ज़्यादा ज़रूरी रेदर देन कि किसने क्या लिख दिया था। तो मैं तो स्टिल यही कहूँगा कि नथिंग बट के साथ में आपको बुक्स के हिसाब से जाना चाहिए। बट आई नो कि यहाँ पे एरर इज कर रखा होगा। नाउ इट्स योर कॉल। ठीक है, एसएससी एग्जाम में मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि क्या करना है यहाँ पे। देखो, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, नो एरर आजकल एसएससी वाले देते नहीं है, तो ये चीज़ें आसान हो गई। नो एरर का ऑप्शन बहुत रेयरली आता है। कभी अब तक नथिंग बट पे क्वेश्चन एसएससी ने नहीं पूछा है। ठीक है, कभी भी नहीं पूछा है। तो नो एरर का ऑप्शन होगा नहीं, और मान लो आर दे रखा है तो इज कर देना यार, और इज दे रखा हो तो आर कर देना। दोनों को ही चैलेंज किया जा सकता है, एसएससी को ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। अब मैंने आपको डिक्शनरी में बकायदा दिखाया है। ठीक है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाई चांस फिर भी एग्जाम में आ जाए तो मैं कहूंगा कि सिंगुलर वर्ब मान लेना यार, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन बनाने वाले ना इधर उधर की बुक्स ही पढ़ते हैं, इन बुक्स में सब में सिंगुलर दे रखा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा सिंगुलर फॉर एग्जाम्स। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगुलर मान लेना, है ना। मैंने समझा सारी चीजें दी हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सही मान लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेट, कोलेट करने का मतलब क्या होता है? कोलेट करने का मतलब होता है कलेक्ट करना, चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो इफ यू कोलेट समथिंग, इसका मतलब यू कलेक्ट समथिंग। तो रिकॉल नहीं होगा,
सेलिब्रेट नहीं होगा, सिनोनिम ही तो पूछा है, क्लैश नहीं होगा, असेंबल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये सारे वर्ड्स है, वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लेना, ज्यादा मैं सारे वर्ड्स को बार बार रिवाइज करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है। ठीक है, आप एक बार देख लेना इसके सिनोनिम एंटोनिम। अगला क्वेश्चन, द सिटी वॉज फाइनली रीस्टोर्ड टू ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का एंटोनिम, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, सेरेनिटी। तो सेरेनिटी का एंटोनिम क्या पूछा, हार्मनी तो सिनोनिम हो जाएगा। मिजरी का मतलब होता है दुख दर्द पीड़ा जो होती है। कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी की बेसिकली पकड़ में होना, ये भी नहीं बनेगा, तो डिस्टर्बेंस इज द करेक्ट आंसर है ना। आगे देखेंगे, तो इसके एक बार पॉज करके दोनों वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट, ही वॉज सिटिंग डैश ऑल डे। अब देखो तीन शब्द है, एक है आइडियल, आइडियल का मतलब होता है कोई चीज जो परफेक्ट है, एक होता है आइडल जो मूर्ति होती है वो, और एक ये आइडल है, इसका मतलब होता है बेसिकली जो खाली बैठा है, जो काम नहीं कर रहा है, और ये जैसा आइडल कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सी वॉज सिटिंग डैश ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, तो खाली बैठी थी, कोई काम नहीं कर रही, तो सी वॉज सिटिंग आइडल, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे सारे वर्ड्स दे रखे हैं। आइडियल आदर्श होता है जो परफेक्ट होता है। ठीक है, आइडल बेसिकली आराध्य मूर्ति जो होती है, आइडल यानी आलसी निष्क्रिय जो होता है। आगे देखेंगे, अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन बेसिकली क्या होता है, नोटोरियस होता है आपका, नोटोरियस, नेफेरियस, इग्रेजियस, तीनों वर्ड्स होते हैं इसके लिए, तो नोटोरियस दे रखा करेक्ट है। रिनाउंस करना, कुछ छोड़ देना। बॉइस्टरस का मतलब होता है नोइजी, और रिनाउंड का मतलब होता है कोई जो जाना माना है। ठीक है, तो नोटोरियस और रिनाउंड आपके एंटोनिम होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स देख लेना एक बार, आगे देखते हैं। मैंने बता ही दिया मीनिंग तो वैसे आपको। ठीक है, गो बॉन्कर्स। गो बॉन्कर्स का मतलब क्या होता है, टू बिकम क्रेजी, एकदम पगला जाना किसी बात को लेके, टू बिकम क्रेजी। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट। हॉरिजन बोलते हैं, ऑन द हॉरिजन करके आपका ईडियम भी होता है, एक है ना। तो नादियर का मतलब होता है जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जेनिथ का मतलब होता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ट्रिवेट का मतलब होता है जो वो होता है ना तिकोने टाइप का एक स्टूल सा, उसको बोल देते हैं। तो हॉरिजन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, ये सारे वर्ड्स देख लेना एक बार आप। ठीक है, अरेंज द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए आपको इनको अरेंज करना है। दिस शिफ्ट हैज हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द वे बिजनेसेस ऑपरेट। जैसे देखा दिस शिफ्ट, विच शिफ्ट आर वी टॉकिंग अबाउट, किस शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए से शुरू नहीं कर सकते, हट जाएगा, पहले हमें शिफ्ट लाना पड़ेगा तब ए आएगा। इन रिसेंट ईयर्स टेक्नोलॉजी हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड द ग्लोबल इकोनॉमी। रिसेंट ईयर्स में टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल इकोनॉमी को ड्रास्टिकली यानी कि पूरे तरीके से एकदम से चेंज कर दिया, तेजी से। कंपनीज नाउ रिलाई हेवीली ऑन डिजिटल टूल्स पे रिलाई करती हैं टू इनहेंस, जिससे इनहेंस कर पाए देयर प्रोडक्टिविटी एंड रीच ए ब्रॉडर ऑडियंस। इसीलिए आजकल कंपनी क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर रिलाई कर रही है। देखो ये आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है कि हाल फिलहाल में हुआ क्या है, इन रिसेंट ईयर्स को देखते ही समझ आ रहा है कि ये तो स्टार्टिंग में आना चाहिए, तो ये सी वाला स्टार्टिंग नहीं है। पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी ने ये किया है, इसीलिए कंपनीज क्या कर रही हैं कि हैवीली रिलाई कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं किस पे मेरे भाई, डिजिटल टूल्स पे। तो हम कह सकते हैं कि बी पहले आएगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब ये देख लेते हैं कि सी पहले आना या ए, एक बार डी भी देख लेते हैं। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स इज इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स हैज स्काई रॉकेटेड, इसीलिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप जैसे ही देखोगे ना एक चीज समझ आ जाएगी, यहाँ पे कंपनी रिलाई कर रही है डिजिटल टूल्स पे। अगर कंपनी रिलाई करेंगी तो उनको किस चीज की जरूरत होगी, लोगों की, जो डिजिटल टूल्स को यूज कर पाए। जैसे मैं हूं आज, हमारा जितना हम रिलाई करेंगे कि भाई हमें डिजिटल टूल्स को यूज करना है, एसईओ वगैरह को, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह को, तो हमें उसके लिए लोग चाहिए होंगे। तो पक्की बात है कि सी के जस्ट बाद में डी आना चाहिए। देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा है, सी के बाद डी है, सी के बाद डी है। लेकिन ये जो ए है, दिस शिफ्ट हैज अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द वे बिजनेसेस ऑपरेट। अब हमें ये देखना है कि ए पहले आएगा और या फिर आपका बेसिकली ए बाद में आएगा। अब देखो जब हम बी की बात कर रहे हैं, यहां पर टेक्नोलॉजी ने ड्रास्टिकली चेंज किया है, वो चेंज क्या है, व्हाट इज द चेंज। यहां तक अभी कोई शिफ्ट नहीं आया है, हमने ये कहा कि चेंज किया है, क्या चेंज किया है, कैसे चेंज किया है, ये चेंज किया है जी कि अब हेवीली रिलाई कर रही हैं। तो यहां पे हमने एक्सप्लेन करा है कि ये चेंज है। अगर चेंज को हमने एक्सप्लेन करा है तो शिफ्ट वाली बात बाद में आएगी, यानी कि सी और डी के बाद में ए आएगा। इसका मतलब ए नहीं, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, ही इंप्रेसेस हिज बॉस विथ हिज परफॉर्मेंस। तो जैसे ही देखेंगे इंप्रेसेस है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या बनता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे इज एम आर ही नहीं है, यहाँ पे इज इम्प्रेस्ड है, बिल्कुल है, यहाँ पे इज इम्प्रेस्ड है, यहाँ पे इज इम्प्रेस्ड है। अब देखो हिज बॉस को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हिज बॉस को बना रखा है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे विथ हिज है तो बाई लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बाई हिज परफॉर्मेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। एट का कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, इन हिज परफॉर्मेंस भी नहीं लिखेंगे। वैसे यहाँ पे अगर इसको ऐसे छोड़ देना, हिज बॉयस इज इम्प्रेस्ड विथ हिज मतलब विथ हिज परफॉर्मेंस, तो बेटर ऑप्शन होता, लेकिन विथ की जगह बाई लगा दिया चल जाएगा, क्योंकि इम्प्रेस्ड एट का कोई सेंस नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है। तो वैसे विथ रहता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन अब नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन में एरर, मतलब ए ऑप्शन है करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकली एरर है। ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी, सेड टू मी को टोल्ड में बदल देंगे मेरे भाई, तो सेड टू दोनों हट जाएंगे, तो टोल्ड मी दैट। अब देखो यू नीड नॉट को सेल नॉट में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। ही अश्योर्ड मी दैट आई नीड नॉट वरी। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो टेंस चेंज होना चाहिए था, ठीक है, बट ठीक है, नीड को जनरली सेम रख लेते हैं कई बारी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नीड है, नीड का क्योंकि कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, तो आई नीड नॉट वरी वैसे के वैसे छोड़ दिया, ठीक है। आगे देखेंगे भाई। लास्ट अब पार्ट है क्लोज टेस्ट का, एक बार इसको देख लेते हैं। फॉर द एस्पिरेंट्स हु फेल्ड इन एसएससी सीजीएल 2024 means it's tough to shake dash the feeling of disappointment and frustration after working hard for years and coming so close to your goal but getting failed due to bad luck without your fault। अब देखो काफी बड़ा सा पहला ही सेंटेंस लिख दिया है। तो कहा गया है कि देखो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द एस्पिरेंट्स, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके लिए आगे वर्ब आ रखी है फेल्ड, और कब फेल हुए तो इन सीजीएल 2024 मेंस, यानी कि ये तो आप लोगों के ऊपर बनाया गया है जो ज्यादातर मेंस में अब की बार रह गए थे किसी कारण से। इट इज टफ, अब यहां से सेंटेंस शुरू हो जाता है, इट इज टफ, ये बहुत टफ है, किस क्या टफ है, टू सेक डैश द फीलिंग। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बनानी है। सबसे पहले सेक आउट, सेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को हिला के ओपन कर देना, ये नहीं बनेगा। सेक इन और सेक ऑन ये कुछ नहीं होते हैं। सेक अप जरूर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बेसिकली कुछ बदलाव करना, सेक अप कर देना, यानी कि बहुत चीजों में बदलाव कर देना। सेक ऑफ, अब देखो आपको मीनिंग ना भी पता हो, ऑफ का यूज करते हैं हम डिटैचमेंट दिखाने के लिए। नाउ एक फीलिंग जो आपके साथ जुड़ी हुई है, आप उसको अपने आप से अलग करना चाहते हो, यानी कि डिटैच करना है, अलग करना है। अलग करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि ऑफ का यूज होगा, तो टेक ऑफ आपकी करेक्ट फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। टेक ऑफ द फीलिंग, किस चीज की फीलिंग, तो आप देखोगे तो टेक ऑफ इसका ऑब्जेक्ट द फीलिंग, ऑफ प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, आफ्टर प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है आईएनजी फॉर्म वर्ब की वर्किंग। वर्किंग हाउ, वर्किंग हार्ड, तो हार्ड एडवर्ब है, कितने टाइम के लिए, तो फॉर ईयर्स। एंड कमिंग, जिस जैसे वर्किंग था तो एंड से दोनों आईएनजी फॉर्म को जोड़ रखा है, कमिंग। तो क्लोज, इतना पास किस चीज के, तो टू योर गोल, बट कंजंक्शन आ गया, तो अगेन फिर गेटिंग को जोड़ रखा है, गेटिंग फेल्ड, जैसे आईएनजी जो चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी फेल हुए किस वजह से, तो ड्यू टू रीजन बता रहा है, बैड लक विदाउट योर फॉल्ट, विदाउट प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है योर फॉल्ट। देखो पूरा मैंने ब्रेक करके दिखाया है, बट मुझे लगता नहीं कि इस पैसेज में बहुत ज्यादा ब्रेक करने की नीड है, क्योंकि ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ सिंपल है, तो थोड़ा सा ऐसे ही चलते हैं। वैसे जनरली मैं ब्रेक करके बताता हूँ पूरा पैसेज, तो ऐसे जल्दी करा देते हैं थोड़ा सा, है ना। बट हियर इज द थिंग, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यू हैव ऑलरेडी पुट डैश एफर्ट्स एंड गेन नॉलेज। अब देखो आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, हम कितनी बार बोलते हैं पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत कॉमन सी फ्रेजल वर्ब है, तो पुट इन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुट ऑन का मतलब होता है बेसिकली कुछ कपड़े वगैरह जो पहन लेते हैं, पुट ऑन, ठीक है। पुट ऑन वेट भी बोल देते हैं कई बार, वेट जब बढ़ जाता है। पुट अप करने का मतलब क्या होता है, जब हम कोई फाइल वगैरह किसी के सामने पुट अप करते हैं, ये फाइल वहां पे जाके पुट अप कर दो, ठीक है। इसके अलावा पुट ऑफ करने का मतलब तो पोस्टपोन करना, कैंसिल करने के सेंस में आ जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो पुट इन आ जाएगा। तो यू हैव ऑलरेडी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ लिखा नहीं है, लेकिन मेरे को अब मन से फील आ रहा है कि आप बहुत सारे एफर्ट्स डाल चुके हैं, और एकदम सही बात लिखी है। जो बच्चे खास करके 24 में नहीं हो पाए ना, उनके लिए बहुत मतलब एक गोल्डन चांस है यार, आप बहुत कुछ पहले ही पढ़ चुके हो, आप तो 24 में सिलेक्शन के हकदार थे, तो 25 में क्यों नहीं। 25 में जस्ट आपको ना चीजों को हल्का सा पॉलिश करना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि एफर्ट्स एंड गेन्ड नॉलेज, और आप नॉलेज भी गेन कर चुके हो। नाउ सीजीएल 2025 एग्जाम इज अ न्यू चांस, ये आपके लिए एक नया चांस है, टू शोकेस करना नहीं दिखाना, योर स्किल्स एंड प्रूव, और ये प्रूव करना किसको प्रूव करना है, टू योर सेल्फ, खुद को प्रूव करना है, दैट के यू आर कैपेबल। दुनिया को प्रूव नहीं करना है, खुद को प्रूव करना है कि दैट यू आर कैपेबल, ठीक है, कि आप कैपेबल हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इसके बारे में ना ऐसे सोचो, ठीक है, कैसे सोचो, यू हैव ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क,
आप पहले ही हार्डवर्क कर चुके हो। किस चीज का हार्डवर्क? हार्डवर्क ऑफ प्रिपेयरिंग एंड नाउ, और अब यू जस्ट नीड टू फाइन ट्यून एंड रिफ्रेश योर स्किल्स। फाइन ट्यून करने का मतलब बस छोटे मोटे चेंजेस करके आपको उसको बस करेक्ट कर देना एकदम से, है ना। यू हैव डैश फ्रॉम योर पास्ट, यू हैव डैश। अब देखो यू हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? बीन प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव हो जाएगा। आपको नहीं सीखा गया है, आपने कुछ सीखा है। हमें पैसिव नहीं एक्टिव चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है हैव के बाद में, यू हैव है, ये ध्यान रखना है ना, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। लर्निंग आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती है, थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यू हैव लर्नड फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड यू नो, और आप जानते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि अब एक्सपेक्ट और क्या करना है, ठीक है। यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे हो जो आपको सब कुछ, ये बात बहुत जरूरी है। समटाइम्स वी फील अच्छा पिछली बार कमी रह गई थी, नाउ लेट्स जस्ट कंप्लीट द सिलेबस अगेन, है ना। सिलेबस को दोबारा से करने बैठ जाएंगे। सिलेबस को कितनी बार भी कर लेना, जीवन में हमेशा ये फील होता रहेगा कि एक बार और कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा ना जाल है। सिलेबस को कंप्लीट ना करके आपके लिए बेटर ये है कि या तो जो कुछ रिवीजन टाइप की सीरीज, जैसे हम अभी 50 क्वेश्चन वाली बता रहे हैं आपको, या 45 दिन मैराथन वाली है, उनसे कर लीजिए चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होती रहेगी। या मैं आपको कहूँगा कि जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बढ़िया से एनालाइज करो और फिर देखो कि कहाँ कमी है। जहाँ कमी है सिर्फ उस चीज़ को ढंग से कंप्लीट करो, पढ़ो, उसको डिटेल में पढ़ो। अदरवाइज आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस, है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो यही यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं। तो यू आर बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशन। बिल्ड ऑन समथिंग का मतलब होता है जो फाउंडेशन आपने बनाई हुई है, फाउंडेशन दैट यू हैव ऑलरेडी लेड, जो फाउंडेशन आप पहले ही ले कर चुके हो, उस पर बेसिकली आपको बस बिल्ड ऑन करना है। अब तो कुछ नया है ही नहीं। आगे पैसेज बड़ा था, 2 स्लाइड में रखना पड़ा है। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट रिजल्ट्स। लेटिंग गो आपने सुना होगा ना, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ठीक है। किस चीज को लेट गो करना है? ऑफ द पास्ट रिजल्ट। डज नॉट मीन, अब लेटिंग गो आपका सब्जेक्ट है, ध्यान देना है ना। लेटिंग डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि इग्नोरिंग व्हाट हैपेंड और डिसमिसिंग योर फीलिंग्स। यानी कि लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ था उसको डिसमिस कर दो, अपनी फीलिंग्स को हटा दो, सब कुछ इग्नोर कर दो, नहीं। इसका मतलब ये है, इट मीन्स एक्नॉलेजिंग व्हाट वेंट रॉन्ग। आपको ये एक्नॉलेज करना है, ये समझना है, ये सीखना है कि क्या गलत हुआ था। लर्निंग फ्रॉम इट, उससे सीखना है आपको। एंड यूजिंग दैट एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को यूज करना है टू फ्यूल करना है, यानी एक तरीके से उस चीज को बढ़ावा देना। योर प्रेपरेशन, अपनी प्रिपरेशन को, किस चीज के लिए? सो फॉर नेक्स्ट एग्जाम, अगले एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को आपको और बूस्ट करना है। यू हैव गॉट 3 मंथ्स, आपके पास में 3 महीने हैं। यू हैव 3 मंथ्स या यू हैव गॉट 3 मंथ्स, दोनों का एक ही मीनिंग होता है लगभग, ठीक है। यू हैव गॉट 3 मंथ्स, आपके पास 3 महीने हैं। किस चीज के लिए? टू फोकस करने के लिए, ठीक है। किस चीज पे फोकस करना है? तो ऑन योर वीकनेसेस। आपकी क्या वीकनेसेस हैं, जो मैं भी कह रहा था, वीकनेसेस निकालो। रिविजिट द एरियाज, आपको उन एरियाज को फिर से विजिट करना है वेयर यू स्ट्रगल्ड, जहां पे आपने स्ट्रगल करी थी। एंड कम बैक डैश, अब आपको कैसे आना है? पहले आप मजबूत थे, अब आपको और मजबूत आना है। पहले की तुलना में 2 सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं, सो वी नीड अ कंपैरेटिव डिग्री। तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोर स्ट्रॉन्ग नहीं लिखते, स्ट्रॉन्गर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल्स लेवल का वर्ड है। सिंगल्स लेवल कैसे काउंट करते हैं? स्ट्रॉन्ग एक बार टच कर रहा है, एक लेवल है, ठीक है। आगे रिमेंबर, याद रखें, सक्सेस ऑफन रिक्वायर्स परसिवरेंस। सफलता अक्सर करके रिक्वायर करती है क्या? परसिवरेंस, लगन चाहिए सफलता के लिए। एंड रेजिलियंस, अड़े रहना है आपको, डटे रहना है। मेनी पीपल फेस सेटबैक्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको सेटबैक्स मिलते हैं। सेटबैक्स यानी कि कुछ बेसिकली एक झटका लो जो लग गया ना, वो यहाँ पे आप फेलियर, एक तरीके से सेटबैक्स एंड फेलियर्स बिफोर अचीविंग, अचीव करने से पहले देयर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने से पहले बहुत सारे लोगों को सेटबैक्स मिलते हैं। यू कैन यूज दिस एक्सपीरियंस, आप इस एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो करने की, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, लर्न करने की। एंड कम बैक मोर डिटरमिन्ड, और ज्यादा डिटरमिन्ड होके आपको देन एवर, जितना आप पहले थे उससे ज्यादा डिटरमिन्ड, उससे ज्यादा आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग बन के आना है। यू हैव गॉट दिस, ये आप ही के पास है, ये अपॉर्चुनिटी है। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर ईयर्स, आप कई सालों तक प्रिपेयर कर चुके हैं। एंड यू आर रेडी टू डैश ऑन दिस एग्जाम अगेन। तो यू हैव रेड, तो यू आर रेडी टू व्हाट? यू आर, एग्जाम के लिए हम क्या लगाते हैं? तो टेक ऑन द एग्जाम। टेक ऑन का मतलब है किसी कार्य को स्टार्ट कर देना बेसिकली, ठीक है। बाकी ऑप्शन है कैरी ऑन, कैरी ऑन करने का मतलब है
कि जो चीज पहले से कर रहे हैं वो, अब आप 25 की तैयारी पहले से नहीं कर रहे हैं, पहले से 24 की कर रहे थे, 24 में ही आपको फिर से लगना है, तो कैरी ऑन, यू कैन कैरी ऑन विथ CGL 2024 और यू कैन टेक ऑन CGL 2025, ठीक है। सो जब हम नया कुछ स्टार्ट करते हैं सो वी टेक ऑन समथिंग, और जब कैरी ऑन करने का मतलब उसी को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। पास ऑन तो होता है किसी चीज को किसी के पास कर देना, तो वो नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर कर देना। क्रैक ऑन कुछ नहीं होता है ना, आगे देखेंगे। तो अच्छा आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ऑन दिस एग्जाम फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना, एंड लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दीज नेक्स्ट 3 मंथ्स। प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो और अगले 3 महीने का ना बेस्ट निकाल के देना आप लोगों को, और हम सबको मिलके वी विल विन इट टुगेदर, और हम इस चीज को एक साथ जीतेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं खुद लगा हुआ हूं पूरे तरीके से। आप अभी भी देखोगे ना 10:47 हो रहे हैं रात के, मैं अभी रिकॉर्डिंग में आपकी लगा हुआ हूं। मैं सुबह सुबह 6:30 बजे एग्जैक्टली उठ जाता हूँ, उसके बाद भी मैं अभी तक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी मैं घर नहीं गया हूँ, अभी मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग खत्म करूंगा, स्टूडियो को बंद करूंगा, ऑफिस में ही हूँ, और उसके बाद मैं कहीं जाके घर पहुंचूंगा लगभग 12-1 बजे, फिर सोऊंगा, और फिर सुबह 6:30 बजे मेरे को उठना है। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। और हम साथ में मिलके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। जिस चीज़ की आपको लगता है ना कि ज़रूरत है, कमी है, कुछ है, आप इस कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हर एक चीज़ आपको करने के लिए तैयार हूँ। इंग्लिश बस आपकी बीच में नहीं आनी चाहिए अब की बार, ठीक है, आ जाओ। तो वी विल विन इट टुगेदर, हम इसको एक साथ जीतेंगे दिस टाइम, एज क्योंकि वी विल प्रिपेयर यू, हम आपको प्रिपेयर करेंगे फॉर द वर्स्ट पॉसिबल केसेस, और आपको वर्स्ट पॉसिबल केसेस के लिए प्रिपेयर कर पाए, इसीलिए पंडित मॉक में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। मैंने जो अलग से क्लासेस आपको प्रोवाइड करी हैं उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टॉप क्वालिटी। जस्ट स्टे ट्यून्ड, बस हमारे साथ बस आपको क्या है, लगातार बने रहना है, लगे रहना है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको करती रहनी है, अगर वो आप करते रहोगे तो दैट्स इनफ, ठीक है। बाकी मेरे भाई जो बच्चे थोड़े फ्रेशर हैं वो VOD बैच ले सकते हैं, जिनका सिलेबस हो रखा है उनको लेने की VOD की जरूरत नहीं रहती है। बाकी 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। बाकी जो बच्चे CGL 24 के लिए मतलब 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि या तो VOD बैच से सिलेबस कर लें, अगर सिलेबस पीछे रह गया है तो, अगर अब तक नहीं किया है तो, अगर कंप्लीट है तो 45 दिन 45 मैराथन, और जो टॉप 50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, टॉप 50 क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे हैं। बाकी वोकैब संजीवनी से वोकैबलरी और रामबाण से इंग्लिश ग्रामर रिवाइज करते रहना, और कुछ और पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम पे आपको सारी फाइल्स वगैरह, ई बुक्स वगैरह, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह सब मिल रहा है। इस टाइम पे बहुत कंटेंट मिलेगा इस टेलीग्राम पे, तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में पिन भी करवा देंगे। बाकी अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। तो आज के लिए और अभी के लिए इस मॉक टेस्ट में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।